वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ना नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चचा जान, बस कुछ देर के लिए मेरी बात सुन लें। मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत बेसुकून हूँ। घर जाने का सोच कर ही मेरा दम घुटता है। वो हमना ने, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। वो मुझे बर्बाद कर चुकी है। इसने मुझसे तलाक ले ली और हूर और हादी को कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा दिल बंद हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अंधेरे का मुसाफिर बन गया हूँ। अगर मैंने आपसे बात ना की तो खुदारा मेरी मदद करें। चचा जान, इसके दर्द भरे लहजे में कही गई बात पर हदीज साहब का दिल थोड़ा नरम पड़ा। वो वाकई ही काबिल रहम लग रहा था। अरकम ने इसकी बात सुनकर सिर्फ हंकार भरा। इससे कोई गर्ज नहीं था, क्योंकि वो तकलीफ में है या नहीं, वो जितने लोगों के साथ गलत कर चुका है ये सब इसका मुकाफाती अमल था। वो जो आज इसे बेसुकून कर रहा था। रमना बेगम का दिल भी हाशिम की हालत देखकर नरम पड़ गया था। जबकि अलिशबा को हाशिम की तकलीफ अपनी तकलीफ महसूस हुई। वो कमरे में भाग जाना चाहती थी, खुद को कहीं बंद कर लेना चाहती थी ताकि इस सितमगार की ये टूटी और बिखरी हुई हालत ना देख सके। मगर वो लब काटती फिर भी हाल में सबके साथ बह गई। खुद को संभालो हाशिम और यहाँ आकर बैठो। हदीज साहब हाशिम को अपने पास बुलाते हुए बोले। हाशिम इनकी बात सुनकर तेजी से इनके साथ बैठने की बजाय इनके गले लग गया। चचा जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने सबके साथ गलत किया। अब ये ज़िंदगी मुझ पर तंग हो रही है। मैं आपकी ज़रूरत है मुझे, चचा जान प्लीज़। हाशिम, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक बात माफ़ी की है तो मैं सिर्फ तुमसे नाराज़ था। तुम अपनी बीवी का मुंह बंद ना करवा सके जब वो हमारे ख़ानदान की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी। वो इसके गिर्द अपने बाजू फैलाते हुए तहम्मुल से बोले। वो मेरी बीवी नहीं रही चचा जान। इसके ख्याल में मेरे जैसे जाहिल गवार के साथ वो अब जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। वो इनकी बात सुनकर अलहदा होकर संजीदगी से बोली, मगर वो तो तुमसे मोहब्बत करती थी ना, फिर इसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? रमना बेगम ने हाशिम से पूछा। वो अब अपने कज़न को पसंद करने लग पड़ी थी और मज़ीद मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो रमना बेगम की तरफ मुड़कर बोली, बेगम, हाशिम के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ। हम ये बातें बैठकर तफसील से करते हैं। और हाशिम, तुम बैठ जाओ और सारी बात तफसील से बताओ। हदीज साहब पहले रमना बेगम से बोले और फिर हाशिम से कहा तो इनके साथ बैठ गया और इन्हें सारी तफसील बताने लगा, जबकि अरकम और आली इसी दौरान खामोश ही रहे। हाशिम थोड़ी देर हवेली रुककर हदीज साहब से बात करके वापस आ चुका था। किसी ने इससे बात नहीं की थी। रमना बेगम ने भी बस थोड़ी बहुत ही बात की थी। वो वापस आकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन अब इसे हदीज साहब की वजह से थोड़ा सुकून हो गया था। सुबह एनी अपने मामूल के मुताबिक उठी और नमाज पढ़कर हादी के कमरे में से एक नज़र देखने लगी। इसे सोता देख वो वापस अपने कमरे में आ गई और शाहजैन को सोता देख शॉपिंग बैग्स उठाकर इनमें से चीज़ें निकालकर अलमारी में रखने लगी। हादी की चीज़ें वो पहले ही अलग कर चुकी थी। सारी चीज़ें रखने के बाद इसने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला और शावर लेकर चेंज करके कानों में बालियां पहनकर वो हल्का सा मेकअप करके वो तैयार होकर अब शाहजैन को उठा रही थी। शाहजैन, उठ जाएं, 9 बज गए हैं। उफ फूर, या थोड़ी देर तो सोने दो। बस आज का ही दिन है, फिर कल से ऑफिस जाना है और फिर मुझे जल्दी उठना पड़ना है। वो बिना अपनी आंखें खोले हूर से बोला तो दूसरी तरफ करवट बदलकर दोबारा सोने लगा। इसके कानों में दोबारा से इसकी आवाज़ पड़ी, शाह प्लीज़ उठ जाएं। इनकी मिन्नत भरी आवाज़ सुनकर आखिर वो उठ ही गया। वो उठकर बैठा और आंखें खोलकर एनी को घूरने लगा। इसे तैयार देखकर इसकी पूरी आंखें खुल गई। फिर इसने मुस्कुराते हुए एनी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सफ़ेद फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। शाहजैन, ऐसा मत देखिए और जल्दी तैयार हो जाइए। वो शाहजैन को मुसलसल खुद को देखता पाकर सुरख हो रही थी। स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत ही शर्मीली हो। तो शाहजैन कहकर लगाता हुआ बोला, वो अब तैयार हो जाए, मैं हादी को जगा कर आती हूँ। वो सुरख पट्टी जल्दी से कमरे से जाने के लिए बदली तो शाहजैन ने जल्दी से बेड से उठकर एनी को पीछे से अपने हिसार में लिया, जो दरवाजे की तरफ रुख किए जा रहे थे। अरे यार, इतनी प्यारी तैयार हुई हो, अपनी तारीफ सुने बगैर ही चली जाओगी? वो इसके गाल चूमकर शरारत से बोला। वो कंफ्यूज होती हुई इसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आज तुम मेरे लिए तैयार हुई हो ना,
तो मुझे बेहद अच्छा लगता है। ऐसे रोज़ ही अच्छा सा तैयार होकर मुझे उठाया करो और मैं रोज़ तुम्हारी ढेर सारी तारीफ़ें किया करूँगा। वो इसका दूसरा गाल चूम चुका था। शाहजैन, आप बहुत बदतमीज़ हैं। वो अपना सुर्ख चेहरा हाथों में छुपा कर बोली तो शाहजैन ने कहका लगाया, लो, इसमें क्या बदतमीज़ी वाली बात है? मैं तो सिर्फ अपनी खूबसूरत बीवी की तारीफ कर रहा था और तुम मुझ मासूम पर एवं ही इल्ज़ाम लगा रही हो। इसका रुख अपनी जानिब किए इसके मुंह पर रखे हाथों पर बोसा देकर बोला। अभी एनी में इसे कोई जवाब देती किसी के दरवाज़ा बजाने की आवाज़ पर इसने जल्दी से अपने हाथ से एनी का हाथ उठाया और शाहजैन से थोड़ा फासले पर खड़ी हो गई, जहाँ से हादी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। छोटे साले साहब सोते तो ठीक थे रात को? शाहजैन ने हादी से मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए पूछा। भाई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, वरना हॉस्टल में तो मुझे सही से नींद भी नहीं आती। शाहजैन इसकी बात सुनकर अपनी जगह पर रुक गया और एनी की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराहट हादी की बात सुनकर सिमट गई थी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम यहाँ ही एनी और मेरे साथ रहना है। कल हम तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवाएंगे। इसकी बात सुनकर हादी ने एनी की तरफ देखा, जो खुद हैरानगी से शाहजैन को देख रही थी। एनी आपी, क्या शाहजैन भाई सच बोल रहे हैं कि अब मैं आपके साथ रहूँगा? हाँ बिल्कुल, अभी तो शाहजैन ने तुम्हें बताया है। वो नम आंखों से मुस्कुराकर बोली और हादी का माथा चूम लिया। वो तो खुश होकर इसके गले लग गया। इसने इससे अलग होकर इसे सोफे पर पड़े इसके शॉपिंग बैग में से एक सूट निकाल कर दिया और जल्दी से फ्रेश होने का भेजा। जबकि हादी चला गया तो एनी शाहजैन का इंतज़ार करने के लिए बेड पर बैठ गई। इसके शॉवर ले आने का इंतज़ार करने लगी। शाहजैन शावर लेकर आया और एनी को एक नज़र बेड पर बैठा देखकर जल्दी से अपने बाल ड्राई करके बाल सेट किया और एनी की तरफ देखा, जो इससे कुछ पूछना चाहती थी। वो जानता था कि वो यकीनन इससे हादी की बात करेगी। क्या वाकई हादी अब हमारे साथ रहेंगे? एनी ने धीमी आवाज़ में कहा। स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो अब यहीं रहेगा। रजिया से साथ वाला कमरा हादी के लिए सेट करवा लेना, बल्कि मैं इसे खुद कह दूंगा। अब उठो और हादी को कमरे से लेकर नीचे नाश्ता करने चलो। वो एनी से बोला और आखिर में एनी के सामने हाथ फैलाया, जैसे एनी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। वो हादी और एनी के साथ नीचे गया, जहां आज सहर बेगम भी तैमूर साहब और कश्यप के साथ मौजूद थी। इन्हें डाइनिंग हॉल में दाखिल होता देख सहर बेगम ने नुसरत से अपना रुख मोड़ा, जबकि तैमूर साहब और कश्यप ने एनी को सलाम का जवाब दिया, जिसने आते ही सलाम किया था। डैड, ये एनी का भाई है हादी, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। शाहजैन ने हादी को एनी के साथ वाली कुर्सी पर बैठाकर तैमूर साहब से खुद भी बैठते हुए कहा, ये कोई यतीम खाना नहीं है जो तुम हर किसी को उठाकर मेरे घर ला रहे हो, और निकालो इसे फौरन मेरे घर से। सहर बेगम को शाहजैन की बात सुनकर पतंगे लग गई और तैमूर साहब के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ी। जबकि कश्यप, जो हादी से बात करने लगी थी, सहर बेगम की बात इसे सख्त नगवारा गुजरी। जबकि शाहजैन और तैमूर साहब ने भी सहर बेगम की बात सुनकर इन्हें नापसंदीदा नज़रों से देखा। एनी तो खामोशी से बैठी अब लब काट रही थी। हादी सहर बेगम की तरफ देख रहा था। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि इनकी बात न समझ पाता। सहर, ये घर तुम्हारा अकेली का नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ और फैसला कर सकता हूँ कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं, और मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। तैमूर साहब सख्त लहजे में बोले। बिल्कुल नहीं तैमूर, एक काम वाली को तो आप पहले ही शाहजैन की बीवी बना रही हैं। अब इसका भिखारी भाई यहाँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। हूर, हादी को लेकर कमरे में जाओ। शाहजैन ने सहर बेगम की बात सुनकर जब से सुरख चेहरे से एनी से कहा, जो सहर बेगम की बातें सुनकर इसे साथ लगाए बैठी थी। शाहजैन की बात सुनकर वो फौरन हादी को लेकर कमरे में चलेगी। अब तो हद से ही बढ़ रही हो सहर। एक मिनट डैड, मैं मोम से बात करता हूँ। अब क्या चाहती हैं, मैं चला जाऊँ यहाँ से, छोड़ दूँ ये घर? फिर आपको सुकून मिल जाएगा। मुझे कतई मंजूर नहीं आप हूर की और हादी की हर वक्त बेइज्जती करें। वो अब यही हूर के साथ रहेंगे और वो अब यही हूर के साथ इस घर में रहेगा। अगर आपको मसला है तो आप बता दें, मैं हूर को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। शाहजैन तैमूर साहब को रोकता हुआ खुद सहर बेगम से बोला, जिनका गुस्सा इसके घर छोड़ने की बात पर जाग की तरह बैठ गया था। तुम ये यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही तो तुम मेरे बेटे हो और अभी किसी के गैर के पीछे नहीं छोड़ सकती। वो बोलकर अपने कमरे में चली गई तो तैमूर साहब भी इसे हौसला देते हुए बाहर चले गए, जबकि शाहजैन के जाने के बाद कश्यप भी अपने कमरे में चले गए।
शाहजैन रजिया को नाश्ता कमरे में लाने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर इसके दिल में दर्द सा उठा। एनी हादी को साथ लगाए रो रही थी, जबकि हादी भी रो रहा था। शाहजैन ने एनी के करीब जाकर हादी को एनी से अलग करके इसके आंसू साफ किए और अपने साथ बिठा लिया। छोटे साले साहब, मर्द रोया नहीं करते, ऐसी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि तुम्हें तो अपने आप ही को रोने नहीं देना चाहिए। वो हादी को समझाकर बोला, जो अब चुप कर गया था, जबकि इसने आखिरी बात पर एनी की तरफ देखा जो अपने आंसू साफ करती इसे देख रही थी। थोड़ी देर दोनों को समझाने के बाद इसने हादी और हूर दोनों को फ्रेश होने का भेजा और रजिया नाश्ता बनाकर कमरे में ही दे गई। हूर और हादी के आने के बाद इन्होंने नाश्ता करना शुरू किया। अलीज़े हाल में बैठे बज़ाहिर तो रमना बेगम की बातें सुन रही थी, जबकि वो खुद तो सोचों में गुम थी। इनके ज़हन में हाशिम के जाने के बाद कल से एक ही हाल था कि अब हाशिम हमना के छोड़ने के बाद इसके नसीब में होगा। इसे लगता था कि हाशिम कभी भी इसे पसंद नहीं करेगा। अगर वो कर भी लेगा तो अरकम कभी भी इसकी शादी हाशिम से नहीं होने देगा। आली वो रमना बेगम के हलाने से अपनी सोचों से बाहर निकली। तुम मेरी बात सुन भी रही हो आली या नहीं? वो सॉरी अम्मी, सुन नहीं रही थी, आप क्या कह रही थी? अलिश्मा ने जवाब दिया तो रमना बेगम नफ़ी में सर हिलाती दोबारा बोली, मैं कह रही थी कि मैंने कुछ खाने वाला सामान पैक किया है, वो भी साथ ले जाना, और अरकम के कुछ नए कपड़े मैंने सिलवाए हैं, वो भी याद से रख लेना। अरकम तो पता नहीं कहाँ गुम है। मैं रख लूँगी अम्मी, बाई ने मुझे 3 बजे तैयार होने का कहा था और 2:30 हो गए हैं। अम्मी आपने यहाँ क्यों नहीं बताया? इतना टाइम हो गया है। इनकी अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी तो जल्दी से उठी और रमना बेगम से बोली, तुम्हें ही होश नहीं है, पता नहीं किस सोचों में गुम हो, वरना मैंने तो 2-3 मरतबा तुम्हें बताया। वह रमना बेगम की बात सुनकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। कश्यप अपने कमरे में बोर हो रही थी। अरकम से इसकी 2 दिन से बात नहीं हो रही थी, तो इसने अरकम को कॉल करने का सोचा। अरकम इस वक्त ज़मीनों पर मौजूद हदीस साहब के कहने पर हिसाब किताब करने आया था और अब वो वापिस जा रहा था जब कश्यप की कॉल आई। वो चूंकि पैदल था, इस वजह से वो कॉल काटकर हवेली की तरफ जाता हुआ कश्यप से बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अरकम। वालेकुम सलाम कश्यप, खैरियत? जो कॉल की इसे तंग करने के लिए इसने पूछा तो कश्यप घबरा गई। वो मैंने आपसे कहा था कि आली के नोट्स तैयार कर दूंगी, तो मैंने बाकी भी तैयार कर दी हैं। वो इसका घबराना महसूस करके मुस्कुराया। मुझे लगा शायद तुम मुझे याद कर रही थी, इस वजह से तुमने कॉल की, मगर तुमने ये बात करके मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो आपने भी तो मुझे कॉल नहीं की। मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रही थी, अब मैंने ही आपको तंग आकर कॉल की। वो रवानगी में बोल पड़ी। इसे पता ही तब चला जब इसे अरकम का हल्का सा कहका सुनाई दिया। वो मेरा मतलब नहीं था, वो जल्दी से बोली। तो क्या मतलब था फिर मुझे बताओ। वैसे मैंने इसलिए कॉल नहीं की थी, मैं थोड़ा मसरूफ़ था और अब नहीं तंग करूँगा। क्या तुमने वाकई मेरे फ़ोन का इंतज़ार किया? वो वाकई 2 दिन मसरूफ़ था हदीस साहब के साथ, इस वजह से कॉल नहीं कर पाया। वो हाँ मैंने किया, मगर आपने कॉल ही नहीं की। इसने 2 दिन काफ़ी देर अरकम की कॉल का इंतज़ार किया, मगर अरकम के कॉल ना करने पर तंग आकर इसने खुद ही कॉल कर दी। इसका दिल अब अरकम से बात करने को करता था, इसके साथ वक्त गुजारने को करता था, मगर वो अपने दिल की हालत समझ ही नहीं पा रही थी। अच्छा तो क्या कर रही हो, कैसे गुजरे 2 दिन? वो इसका जवाब सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला तो कश्यप बेड पर लेकर इसे 2 दिन की तफसील बताने लगी। हमना रात के वक्त घर में अकेली थी। इसके मोम डैड एक पार्टी में गए थे। वो अपने कमरे में थी जब नीचे से इसे आवाज़ें सुनाई दी। घर में बस मुलाजिम थी। वो अपनी जगह से उठी और हाल में जाने लगी। हाँ, देखकर इसे मुलाजमा ने कोई चीज़ तो नहीं तोड़ी। वो बाहर आई तो हाल में मुलाजमा डर कर एक कोने में दबके खड़ी हुई थी, जबकि इसके सामने कोई नकाबपोश गन लिए खड़ा था। हमना इसे देखकर चीख निकली तो दूर नकाबपोश जो घर के कमरे चेक करने वाला था, इनमें से इसने आगे बढ़कर जल्दी से हमना को पकड़ा जो भागने की कोशिश कर रही थी। हमना मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब नकाबपोश जिसके हाथों में गन मौजूद थी, इसे पता ही नहीं चला, गन का ट्रिगर दबाया और हमना के पेट में गोली लगी। गोली की आवाज़ सुनकर मुलाजमा ने चीख मारकर हमना की तरफ देखा जिसने पेट से खून निकल रहा था, जबकि तीनों नकाबपोश जो सिर्फ चोरी करने आए थे, इसको किसी मारने का कोई इरादा नहीं था, हमना को गोली लगता देख घर से फरार हो गए। मुलाजमा ने जल्दी से नकाबपोशों के जाते ही एम्बुलेंस को कॉल की और साथ ही हमना के वालिदैन को, जबकि हमना फर्श पर गिरी तकलीफ से दोहरी हो रही थी।
हमदा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इसके वालिदैन भी पहुंच गए और मुलाजमा ने इन्हें सारी बात पता चल गई। वो परेशानी में बैठे थे जब डॉक्टर बाहर आई और इन्हें पता चला इस जगह पेट में गोली लगी है। अब वो बामुश्किल से ही कंसीव कर सकती है, जबकि इसकी हालत बेहतर थी। इसके वालिदैन ये सुनकर ही सकते में चले गए, लेकिन इसके ठीक होने की खबर इन्हें राहत बख्शती थी। शाहजैन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब एनी हादी को तैयार करवाकर कमरे में दाखिल हुई तो शाहजैन ऑफिस जाने से पहले हादी का एडमिशन करवाने जा रहा था। इस वजह से हादी को अपने साथ लेकर जा रहा था, जबकि एनी इसके साथ नहीं जा रही थी। हूर यार, एक काम तो तुम करो, मेरा कोट तो मुझे पहना दो, इसने एनी से कहा। तो एनी ने बेड पर पड़ा कोट उठाया और शाहजैन को कोट पहनाने में मदद की। मैं हादी का एडमिशन करवाकर इसे वापस छोड़ जाऊंगा, फिक्र मत करना, और अगर मोम कुछ कहें तो इनकी बातों को नज़रअंदाज करना। वो मुस्कुराकर बोला और इसका सर चूमकर हादी को अपने साथ लेकर चला गया। हमना को जब होश आया तो इसके माँ बाप ने इससे कंसीव ना करने वाली बात छुपा ली, मगर आखिर कब तक छुपा सकते थे। वो आंखें मूंदे लेटी थी जब नर्स को इसको अपनी मोम की आवाज़ें सुनाई दी। जब इसने नर्स को कहते सुना था कि अब वो कंसीव नहीं कर सकती, तो इसने अपनी आंखें खोलकर अपने और इन लोगों की तरफ देखा जो इसकी मोम और नर्स को खामोश करवा रही थी। मोम, क्या ये सच कह रही हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमना मेरी जान, अभी तुम आराम करना, वरना तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मोम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसने डरते डरते हुए पूछा। हाँ या नहीं? हाँ, ये सच बोल रही हैं। ये सब हमारी गलती है, हमें तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। झूठ बोल रही हैं आप, ये कैसे हो सकता है? भला ये कैसे हो सकता है? वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। एक दिन खुद से वहशत सी महसूस हुई। इसने तो अपनी पहली औलाद को नाहक कत्ल किया था, ये इसी का ही मकाफाते अमल था। वो अब दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती थी। इसने हूर और हादी के साथ भी तो बुरा सलूक किया था। आंसू अब इसकी आंखों से रवानगी से बहने लगे तो नर्स ने इसकी हालत देखकर जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। हाशिम को सुबह ही अहमद से हमना के साथ हुए वाक़ये का पता चला था। हमना के माँ बाप का घर चूँकि अहमद के घर के 2 घर आगे था, तो वहाँ की मुलाजमा से तकरीबन सबको इसके साथ हुए वाक़ये का पता चला। इसे हमना के बारे में सुनकर दुख बिल्कुल ना हुआ, हाँ मगर अफसोस ज़रूर हुआ। इसे अपने दोस्त से पता चला था कि आखिरी दफ़ा हादी और हूर कई महीने पहले एक पार्क में देखे गए थे। इसके बाद कहाँ गए किसी को नहीं पता। इसने यहाँ तक कि हर यतीम खाने में चेक करवा लिया, मगर नाकामी ही इसकी किस्मत में थी। वो हर रोज़ बेसुकूनी की नींद ही सोता। वो जानता था कि वो सुकून से तब ही जी सकेगा जब वो हादी और हूर को ढूंढ लेगा। इसे रह रहकर अपना हादी को थप्पड़ मारना याद आता। वो सोचता था कि काश वो वक्त पीछे ले जा सकता तो कभी हादी को थप्पड़ ना मारता। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से गुजरता गया। शाहजैन को ऑफिस जाते हुए 1 माह हो चुका था। हादी भी बाकायदगी से स्कूल जा रहा था। एनी भी शाहजैन के कहने पर अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। इसने जो प्राइवेट एडमिशन लिया था, अब इसके पेपर्स होने वाले थे। सहर बेगम वक्फे वक्फे से इसे बातें सुनाकर तकलीफ पहुंचाना ना बोलती थी। कश्यप और अरकम भी एक दूसरे को चाहने लगे थे। वो दोनों अपने एहसासात के बारे में जानते थे, मगर एक दूसरे को अभी तक दोनों ने नहीं बताया था। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के एहसासात और जज्बात से बखूबी वाकिफ थे। अलिशबा तो पहले ही जान गई थी कि इन दोनों में ज़रूर कोई कनेक्शन है, और वैसे भी इसे अरकम को पसंद अपनी दोस्त से कोई इतराज़ न था। मगर इस वक्त के दौरान कुछ लोगों की ज़िंदगी रुक गई थी। जैसे हाशिम सुबह ऑफिस जाता तो रात को घर आता। इसे तो अब अपने घर में वहशत सी महसूस होती। इस घर में अकेले रहने से इसे खामोशी काटने को दौड़ती थी। वो 4-5 दफ़ा हवेली भी होकर आया। इसकी अलिशबा से इस दौरान सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बाद इसकी सोचों में अब अलिशबा भी शामिल हो गई थी। वो जानता था कि हदीद साहब और अरकम कभी भी इसका रिश्ता अलिशबा से तय नहीं करेंगे। वो जितना ही इसकी सोचों को झटकता उतना ही इसकी सोचों पर काबिज था। यहाँ तक कि वो मजबूर होता एक दिन अरकम और अलिशबा जिस जगह रहते थे इस इलाके में गया, मगर घर में दाखिल होने की बजाय वो बाहरी गाड़ी में बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद इसे अरकम अलिशबा को गेट के बाहर छोड़ता दिखाई दिया। इस वक्त अरकम न पहचान ले, इसलिए वो फौरी सीट के नीचे की तरफ झुक गया, जिसकी वजह से वो अलिशबा का चेहरा सही से देख ना सका। इसके बाद इसने दोबारा अलिशबा को देखने की कोशिश नहीं की। अलिशबा की ज़िंदगी भी बेकैफियत गुजर रही थी। बस एक बार इस सितमगार को दोबारा हवेली देख लिया था। इसके बाद इससे मिल नहीं पाई थी, जिससे इसका दिल हाशिम से दोबारा मिलने को बेक रहा था। इसे पता था कि वो ये गलत
कर रही है, मगर इसके दिल को कोई समझता जो इसे दोबारा देखने पर बोगस था। हमना की हालत भी अब बेहतर थी। वो ठीक होकर घर आ चुकी थी, जबकि शाहजैन तो इसके दोबारा मां ना बनने की खबर सुनकर इससे रुख मोड़ गया था। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसमें और हाशिम में क्या फ़र्क था। अगर हाशिम की मौजूदगी में ये सब होता तो वह इसे अपने हाथों का छाला बनाकर रखता था। इसने खुद शाहजेब के बहावे में आकर ही हाशिम से तलाक ली थी। वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही थी, जिसकी वजह से इसके वालिदैन बेहद परेशान थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब तो इसने प्रॉपर दवाई लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी बेहतर थी। आज इतवार का दिन था और शाहजैन, एनी, हादी और कश्यप हाल में बैठे लूडो खेल रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। कश्यप आप चीटिंग कर रही हैं, मैंने अभी खुद देखा। 2 नंबर आए और आपने 3 नंबर चलाए। हादी ने कश्यप को चीटिंग करते देखा तो फौरन बोल पड़ा, पहले वाली गेम भी वही जीती थी, इस वजह से इस पर खास नज़र रखा था। हादी झूठ मत बोलो, मैंने 2 ही चलाई हैं। वो इसे आंखें दिखाए बोली, हाय अल्लाह आप मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि आपको चुपचाप चीटिंग करने दूँ। देखो तो चुप रहो। वो सियानों की तरह बोला था। एनी और शाहजैन इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे, जबकि कश्यप ने इसकी बात सुनकर मुंह बिगाड़ा। अभी वो मजीद हादी से लड़ती, तैमूर साहब हाल में दाखिल हुए और शाहजैन से बोले, शाहजैन, कल इस्लामाबाद एक क्लाइंट से मीटिंग है। मैं चला जाता, मगर यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग है जिसमें मेरा होना ज़रूरी है, तो मेरी जगह तुम चले जाओ। जी डैड, मैं चला जाऊँगा, आप फिक्र मत करें, मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। अगर तुम चाहो तो एनी को भी अपने साथ ले जाओ। जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम लोग तो घूमने भी नहीं गए। डैड, मैं इसे अपने साथ ज़रूर ले जाता, मगर इसका परसों पेपर है, इस वजह से इस बार तो ये मेरे साथ नहीं जा पाएगी, मगर हूर के पेपर होते ही हम ज़रूर कहीं घूमने जाएंगे। वो तैमूर साहब की बात ज़रूर मान लेता, मगर जानता था कि हूर का परसों पेपर है, इस वजह से फ़ौरन इन्हें इनकार कर दिया। जबकि हूर इसके जाने का सुनकर उदास हो गई थी। इसे शाहजैन के साथ रहने की इतनी आदत होगी कि अब तो इसका शाहजैन को दूसरे शहर भेजने को दिल ही नहीं करता था। शाहजैन की आज सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी। वो अब तैयार हो चुका था। एनी ने इसकी सारी पैकिंग रात को ही कर दी थी, इस वजह से इसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब वो एनी को अपने साथ लगाए खड़ा था। शाह, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल कीजिएगा। पता नहीं क्यों आज सुबह से इसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले कॉल करूँगा और अपना ध्यान रखूँगा। एनी से दरवाजे तक छोड़ने गई, जहाँ ड्राइवर पहले ही शाहजैन को एयरपोर्ट ले जाने के लिए खड़ा था। शाहजैन आखिरी बार एनी का माथा चूमता गाड़ी में बैठा और घर से निकल गया। वह मामूल के मुताबिक सबके साथ नाश्ता करके अपने कमरे में बैठी पेपर की तैयारी कर रही थी। तैमूर साहब अपने ऑफिस जा चुके थे, जबकि कश्यप अपनी यूनिवर्सिटी और हादी अपने स्कूल। अभी थोड़ी ही देर हुई जब इसे हादी के स्कूल से कॉल आई। इसके मुताबिक हादी स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया, जिसकी वजह से इसका सर बुरी तरह फट चुका है और स्कूल इंतजामिया इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। इसे भी फौरन पहुंचने का कहा। वो धड़कते दिल के साथ जल्दी से अपनी और रजिया को बताकर अपनी चादर लेकर घर से निकली, जबकि वो साथ अपना बैग लेना भूल गई थी। वो हॉस्पिटल पहुंचकर हादी के बारे में रिसेप्शन से पूछकर आई, जहां इसके स्कूल की टीचर मौजूद थी। इसने एनी को बताया कि इसने इतनी शदीद चोट लगी है कि वो बार बार होश में आता है और बेहोश हो जाता है। इसने अपना मोबाइल निकाल के शाहजैन को कॉल मिलाई। इसका फ़ोन बंद जा रहा था। इसने तैमूर साहब को कॉल मिलाई तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि आज इनके सारे स्टाफ के साथ एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। इसके बाद इसके एक क्लाइंट से मीटिंग थी। इसने आखिर मायूस होकर कॉल मिलाना छोड़ दी और हादी के लिए दुआ करना शुरू कर दी। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर हुए और एनी को बताया कि हादी का ऑपरेशन करना पड़ना है, इसके लिए पैसे जमा करवा दें। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दे सकती। शाहजैन और तैमूर साहब इसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसने फिर सोचते हुए घर फ़ोन किया और रज़िया ने फ़ोन उठाया तो इसने रज़िया को सहर बेगम को फ़ोन देने को कहा। क्या बात है लड़की, क्यों फ़ोन किया है? मैम, मुझे पैसों की ज़रूरत है, हादी के ऑपरेशन होना है, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो पहले ही एनी को इनकार करने लगी थी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है।
जी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है फिर मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, वहाँ ही बात होगी। एनी ने पैसों का इंतजाम होते हुए देखा तो सुकून का सांस लिया और दूर शिफ्ट पड़ने लगी। सहर बेगम थोड़ी देर हॉस्पिटल पहुंची और इन्होंने पैसे भी जमा करवा दिए। अब चूंकि मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जी क्या शर्त है, वो लब काटते हुए बोली। अब तुम घर में वापस कदम रखने की कोशिश भी नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑपरेशन के फौरन बाद हादी को लेकर यहाँ से चली जाओ, और ये रही मजीद 50,000 रुपया, अब तुम्हें अपने घर और बर्दाश्त नहीं कर सकती और न करने की जुर्रत भी मत करना। अगर तुम्हारे भाई का ऑपरेशन करवा सकती हो तो इसे रखवाने में भी देर नहीं लगेगी। एनी को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ी और इसने सहर बेगम से हादी को यहाँ से ले जाने का वादा कर दिया। तैमूर साहब ने शाम को मीटिंग अटेंड करके अपना मोबाइल चेक किया तो एनी की मिस कॉल्स देख के इसे कॉल बैक की, मगर दूसरी तरफ से एनी का मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था। इन्होंने घर वाले नंबर पर कॉल मिलाई तो किसी ने कॉल नहीं उठाई और वो मीटिंग में जाने से पहले अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाकर अपने ऑफिस ही छोड़ गए थे, जिस वजह से इन्हें एनी की कॉल्स के बारे में पता ही नहीं चला। वो परेशानी से एनी के बारे में सोच रहे थे। अभी वो वापस जा ही रहे थे कि शाहजैन की कॉल इनके मोबाइल में आई। डैड, अगर आप घर पर हैं तो मेरी एनी से बात करवाएं। मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इस वजह से होर की कॉल अटेंड नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज़ है। वो परेशान सा बोला तो तैमूर साहब को मज़ीद परेशान कर दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं घर पहुंचते ही तुम्हारी बात करवाता हूँ। वो इसे मुतमय्यन करते हुए शाहजैन ने इनकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया। इसने मज़ीद 2-4 बातें मीटिंग के मुतल्लिक करके कॉल बंद कर दी। वो घर में दाखिल हुआ तो मामूल के खिलाफ पूरे घर में सन्नाटा था। ना जब वो घर दाखिल होता तो इन्हें हादी लॉन में खेलता हुआ मिलता या फिर एनी के साथ हाल में। हूर बच्चे हादी हूर और हादी हूर इसकी बात सुनकर ना आए, मगर रजिया किचन से ज़रूर आई। रजिया, ये सब लोग कहाँ हैं? सर मैम तो अपने दोस्तों की तरफ गई हैं और कश्यप मैम अपनी दोस्तों के साथ लंच, इस वजह से थोड़ी देर में है। और रजिया ने जल्दी से जवाब दिया तो तैमूर साहब के माथे पर बल पड़ा। हादी और हूर कहाँ है? सर वो तो सुबह ही आप सब लोगों के जाते कहीं चली गई थी, फिर इन्हें अभी तक वापस नहीं आई। और हादी भी स्कूल से वापस नहीं आया, ड्राइवर लेने गया था, मगर इन्होंने कहा कि इसकी बहन पहले ही इसे लेकर चली गई है। क्या बकवास कर रही हो और कहाँ है वो? ये बात पहले फ़ोन करके नहीं बता सकती थी? 5 बज चुके हैं शाम के और तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सर मुझे कुछ नहीं पता और मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, इस वजह से कॉल नहीं उठा पाई। अब जाओ यहाँ से, मुंह क्या देख रही हो मेरा? रुको 1 मिनट, सहर को फ़ौरन फ़ोन करके घर बुलाओ। वो बोलते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को मिलाने लगा। अजीम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी बहू सुबह से मिल नहीं रही और इसका भाई भी स्कूल से गायब है। तुम पता लगवाओ कि वो कहाँ है। और शाहजैन भी यहाँ पर नहीं है, अगर इसे पता चला तो वो जाने क्या करेगा। सर आप फिक्र ना करें, मैं इनका नंबर ट्रेस करता हूँ। इन्होंने इसे नंबर सेंड करके दोबारा एनी को कॉल मिलाई, मगर मायूसी के सिवा इन्हें कुछ हासिल ना हुआ। कश्यप आज अलिशबा और अरकम के साथ बाहर लंच करने आई हुई थी। इन लोगों के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ थी। मैं वॉशरूम से होकर आई, आप लोग तब तक बातें करो। अलिशबा अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली। कश्यप एक बात बताओ, तुम इतनी खाती हो, मोटी क्यों नहीं होती? अरकम ने अचानक कश्यप से पूछा तो वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, बस अब आपने नज़र लगा दी है तो मैं ज़रूर थोड़ी मोटी होने वाली हूँ, दोबारा पतली हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अल्लाह अल्लाह लड़की, मैंने कब तुम्हारे खाने को नज़र लगाई? खुदा का खौफ करो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी नज़र तुम्हें लग सकती है? नहीं, मुझे यकीन है आप कभी मुझे नज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि आप तो खुद नज़र वट्टू हैं। वो पहले संजीदगी से फिर आखिरी बात शरारत से बोलकर अरकम के तासरात देखकर हंस पड़ी। अरकम ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर इसे घूरा तो कश्यप की हंसी को ब्रेक लगी, लेकिन दूर बैठे किसी वजूद ने इन दोनों को हंसते देखकर नफरत से अपना रुख फेर लिया। कश्यप, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, मुझे यकीन है कि तुम्हें पसंद आएगा। वो अपने पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर कश्यप की तरफ बढ़ाया। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? वो धीमी आवाज़ में बोली तो अरकम के माथे पर बल पड़े। तुम क्यों नहीं ले सकती? ये गिफ्ट पहले इसे खोलो तो और देखो तो सही। अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो मुझे इसके बदले कुछ गिफ्ट कर देना। चलो अब इसे जल्दी से खोलो। कश्यप ने इसकी बात सुनकर गिफ्ट बॉक्स खोला तो इसमें ब्रेसलेट थी जिसे छोटे छोटे दिलों से बनाया गया था। वो एक नफीस सी ब्रेसलेट थी जो कश्यप को बेहद पसंद आई।
वाओ अरकम, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं पहना दूं। कश्यप ने झिझकते हुए अपनी नाजुक कलाई इसके आगे बढ़ाई, जिसे अरकम ने थामते हुए मोहब्बत से ब्रेसलेट पहना दी। वो वॉशरूम से निकलकर जाने लगी जब किसी ने इसका रास्ता रोका। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो इसके आगे दीवार बनकर खड़ा था। अपने सामने इस सितमगार को देखकर अचानक ही इसके दिल की धड़कन ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी। हाशिम, जो इसी रेस्टोरेंट में अपने एक क्लाइंट से मिलकर जाने वाला था, इसकी नज़र जब एक टेबल से उठी अलिशबा पर पड़ी तो वो अलिशबा से बात करने के लिए इसके पीछे आया। इसे वॉशरूम जाता देखा तो वो बाहर खड़े होते हुए इसका इंतज़ार करने लगा। अलिशबा, मुझे तुमसे बात करनी है। पीछे हटिए, बाई मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे जाने दे। वो कामते लहजे के साथ धड़कते दिल के साथ बोली, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और तुम सुनोगी भी। अजीब ज़बरदस्ती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, रास्ता छोड़िए। वो अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली, प्लीज़ अलिशबा, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मगर मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। क्या आप मेरा मुकाम व इज़्ज़त मुझे लौटा सकती हैं जो आपकी वजह से मैंने खो दिया? आप क्या मुझे इस जिल्लत से बचा सकते हैं जो आपकी वजह से मुझे सहनी पड़ी, या फिर आप मुझे वो वक्त लौटा सकते हैं जो मैंने दुनिया से खुद को छुपाने के लिए एक कमरे में बंद होकर गुजारा? वो तंजिया मुस्कुराहट से सुरख चेहरे के साथ जब से बोली तो हाशिम ने इसकी बात सुनकर अपने लब बीच लिए। मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे हर दुख का मदाह करूंगा। मैं तो शायद आपको अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मौका दे भी दूंगी, मगर भाई और बाबा कभी भी आप जैसे कानों के कच्चे वाले शख्स के हाथ मेरा हाथ कभी नहीं देंगे। इसने गहरी सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करते हाशिम से कहा, पहले तुम तो मुझे मौका दो, इन्हें मैं खुद ही मना लूंगा। वो इसकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, मैं ये आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। अब आपने जो बात करनी है वो बाबा और बाई से करिएगा और दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करिएगा। मुझे आपकी ये हरकत सख्त नागवारा गुजरी है। वो बोलकर हाशिम के साइड से गुजर गई, जबकि अरकम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और इतने अरसे बाद इसे थोड़ा सा मुस्कुराना मिला था। वो मुसलसल तैमूर साहब को फ़ोन कर रहा था जो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसे एनी के बारे में सोचकर परेशानी हो रही थी। इसका दिल कर रहा था कि वो अभी वापस एनी के पास चला जाए, मगर इसकी फ़्लाइट का टाइम रात 2 बजे का था। वो बेचैन सा दिल के साथ बेड पर देर हो गया। घर जाकर इसे मनाने का सोचने लगा। वो थोड़ी देर सोने के बाद उठा और फ्रेश होकर अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकला। वो खुशी से प्लेन में बैठा और एनी को सरप्राइज करने का सोचने लगा। फ्लैट के लैंड होते ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, जहां पहले ही इसने कॉल करके ड्राइवर को बुला लिया था। वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। इसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में गुप्त अंधेरा था। इसने लाइट ऑन करके बेड की जानी मुस्कुराते देखा, मगर ज़्यादा देर इसकी मुस्कुराहट कायम ना रह सकी। बेड खाली था और इसका सारा मूड खराब हो गया। वो हादी के कमरे में गया। इस वजह से वो कमरे से निकलकर हादी के कमरे में गया और कमरे की लाइट जलाई तो वहां भी सारा कमरा खाली था। इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसने जल्दी से इट के कमरे में चेक किया। शायद इसे तंग करने के लिए हूर हादी को लेकर किसी दूसरे कमरे में चली गई हो। वो जल्दी से 2 सीढ़ियां फलांगता हुआ तैमूर साहब के कमरे के बाहर पहुंचकर इनका दरवाज़ा ज़ोर से बजाने लगा। तैमूर साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले हूर और हादी को ढूंढ कर नाकाम कोशिश करते हुए सोए, कल सुबह वो इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर अपने कमरे का दरवाज़ा बजता देख वो जल्दी से अपनी जगह से उठे। जिस बात का डर था वही हुआ। शाहजैन जल्दी वापिस आ गया। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही शाहजैन खड़ा था। सहर बेगम भी शाहजैन के दरवाज़ा बजाने से उठ गई। अब इसे ही देख रही थी जो तैमूर साहब से बात कर रहा था। डैड, हूर और हादी कहाँ हैं? शाहजैन, बैठकर मेरी बात तहम्मुल से सुनो। क्या बात करनी है डैड? मुझे कुछ नहीं सुनना, फिलहाल आप बताएं कि हूर कहाँ है। वो जब से बोला जबकि तैमूर साहब की बात से इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तैमूर साहब इसका बाजू पकड़कर इसे हाल में लिया और सोफे पर बिठाकर इसके सामने बैठते हुए सारी बात बता दी। वो आपकी जिम्मेदारी थी और मैं इन्हें आपके हवाले कर गया था डैड, मगर आप तो इनकी हिफाजत भी ना कर सके। वो गुस्से से उठकर बोला और करीब पड़े शोपीस को उठाकर जोर से दीवार पर मारा। मुझे वो हर हाल में सुबह तक चाहिए डैड, और जहां भी छुपी है मैं इसे ढूंढ लूंगा। आप इसमें मेरी मदद करें। शाहजैन अपने गुस्से को काबू में पाता हुआ बोला। शोर की आवाज़ सुनकर कश्यप भी अपने कमरे से बाहर आई। जब वो वापस आई तब इसे हूर और हादी का पता चला।
शाहजैन इसकी बात सुनकर पास पड़े शीशे के टेबल को जोर से टांगे मारता हुआ बाहर की जानिब चला गया और बाहर मौजूद ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गया। एनी को गायब हुए 2 दिन हो गए, इसका कुछ पता न चला। शाहजैन ने हर इस जगह एनी को ढूंढा जहां इसके होने का इम्कान था, मगर नाकामी के अलावा इसे कुछ हासिल न हुआ। वो थका हारता बिखरे हुलिये में रात के 12 बजे घर आया तो तैमूर साहब इसका इंतजार कर रहे थे। वो बिखरी हालत में इसके करीब ही बैठ गया। डैड प्लीज़ इसे ढूंढ कर लाएं, मुझे इसके बगैर मेरा सांस बंद हो रहा है। मैं क्या करूं, इसे कहाँ से ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत मासूम है डैड, मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया। वो पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे अपना फ़ोन चार्ज रखना चाहिए था और पता नहीं इसने आखिरी बार मुझसे क्या बात करनी थी। ये सारी मेरी ही गलती है। शाहजैन संभालो खुद को, हम इन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर इसने जब्त से शाहजैन को टोका। मैंने तो अभी इसे ये भी नहीं बताया कि डैड के मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं इसे ढूंढूंगा और तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं सकती, और फिर मैं इसे कैद कर लूँगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जबकि पीछे से तैमूर साहब अपने बेटे की यह हालत देखकर परेशान हो गए। हमना को दिन ब दिन डिप्रेशन में जाते देख इसके वालिदैन ने इसके लिए शहर का सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात हमजा इब्राहिम से इसे रेगुलर सेशन दिलवाए। वो आज डॉक्टर हमजा के पास मौजूद थी। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर अपने मॉम डैड की दरख्वास्त सुनकर वो आई। वो इस एरिया में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी जब इसे एक 5 साल के करीब बच्ची अपनी तरफ आते दिखाई दी। वो कहीं से भागती हुई आ रही थी। वो बच्ची आकर इसके करीब बैठ गई। हमना ने हसद भरी नज़रों से इसे देखा। काश वो अपने बच्चे को ना मारती तो आज खुद एक बच्चे की माँ होती। आंटी मेरी मदद कीजिएगा ना छुपने में, वो हमना से बोली तो हमना ने इसे देखा। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा तो अल्लाह जी के पास है आंटी, और वो उदास से बोली। तो फिर आप यहाँ किसके साथ हो? हमना इसकी बात सुनकर उदासी से बोली। वो मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ, मेरा नाम आनिया है। आपका नाम क्या है आंटी? वो मासूम आवाज़ में बोली, जबकि इसका चेहरा भाग कर आने की वजह से सुरख था। हमना ने बेसाख्ता झुककर इसके चेहरे को चूमा। वाह आनिया, आपका नाम तो बड़ा प्यारा है और मेरा नाम हमना है। आपका नाम बहुत अच्छा है, वो मासूमियत से बोली। हमना भी मजीद इससे कुछ कहती, पीछे से किसी को आनिया को आवाज़ देते हुए इसने अपना रुख मोड़कर देखा। आनिया, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अगर सर को पता चला आप ऐसे भाग रही हैं तो आपके सामने मुझे भी डांटेंगे। आनिया की केयर टेकर बोली तो आनिया बुरा सा मुंह बनाती हमना के गाल पर बोसा लेकर उठी और धीमी आवाज़ में बोली, आंटी मैं कल आपसे मिलूंगी। वो बोलकर अपने केयर टेकर का हाथ पकड़कर चली गई। आनिया के जाने के बाद थोड़ी देर बाद नर्स ने इसे अंदर आने का कहा तो वो खामोशी से उठकर चलेगी। अस्सलाम वालेकुम मिस हमना, तशरीफ़ रखिए। वो सर के खम से सलाम का जवाब देकर बैठ गई। अगर आप सलाम का जवाब ऊंची आवाज़ में देती तो ज़्यादा अच्छा होता। डॉक्टर हमजा इब्राहिम ने पुरस्कून लहजे में कहा तो हमना, जो इनकी तरफ देखे बगैर कुर्सी पर बैठी, अपनी नज़रें उठाकर इन्हें देखा और धीमी आवाज़ में इन्हें जवाब दिया। वालेकुम सलाम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझकर अपनी बातें मुझसे शेयर किया करें। ऐसी बातें जो आप दूसरों को नहीं बता सकती, आप बेफिक्र होकर मुझे बता सकती हैं। डॉक्टर हमजा ने शाइस्तगी से कहा तो हमना अपनी उंगलियों से खेलते हुए बोली, मैं जब भी अपने माजी में की गई गलतियों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मुझे नींद नहीं आती और सारी रात बस मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं सही वक्त पर संभल जाती तो आज मैं पुरसुकून ज़िंदगी जी रही होती। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बेराज हो चुकी हूँ। मुझे भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं करता और किसी से बात नहीं करनी, और मुझे खुद से अजीब वहशत सी आती है। क्या आप नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह का जिक्र करती हैं? नहीं, वो शर्मिंदगी से बोली। आपको पता है कि अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। अब बाकायदगी से नमाज़ पढ़ना शुरू करें, कुरान पढ़ा करें और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें। कोई नया मशगला तलाश करें, जैसे कुकिंग हो गई, सिलाई वगैरह हो गई, कुछ भी जो आपको पसंद हो। अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करें और कम से कम अपने माजी को याद किया करें, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता, मगर जो वक्त अब आपके पास मौजूद है आप इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। वो शाइस्तगी से बोला तो हमना के लहजे और बातों से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। मैंने खुद अपने बच्चे को मार दिया। अब अल्लाह ने जब मुझे ये नेमत हमेशा के लिए छीन ली तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया।
मैं बहुत गुनहगार हूँ और मैं बहुत से लोगों के साथ बुरा किया और सबसे ज़्यादा तो खुद के साथ। अब इसने असल बात खुलकर बताई जिसे इसे जीना नहीं दे रही थी। इंसान खुदा का पुतला है, हर किसी से गुनाह हो जाता है, मगर आपको इल्म है कि हमारा रब कितना अजीम है। अलिशबा कल से सिर्फ हाशिम की बातों के बारे में सोच रही थी। इसका दिल एक कोना खुश था तो दूसरे कोने में अजीब सा डर। अगर अरकम और हरदीत ना माने, वो इससे आगे सोचना भी नहीं चाहती थी और खुद गर्ज होना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को पा लेना चाहती थी, मगर ये कभी नहीं भूल सकती थी इसके मुश्किल वक्त में अरकम और हदीत ने कितना इसका साथ दिया और सिर्फ इनकी खातिर वो दोबारा अपनी मोहब्बत को छोड़ सकती थी। और वैसे भी हाशिम से ज़्यादा बड़ा मुकाम और मर्तबा इसके दिल में हदीत और अरकम का था। इसने सोच लिया था कि जो फैसला इसके बाबा करेंगे वो खामोशी से इस पर अपना सर खम कर देगी और कभी इनके फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। इसने आज भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी की क्योंकि 2 रातों से वो सोई नहीं थी। इस वजह से इसके सर में शदीद दर्द था और अपने फ़ोन पर किसी के कॉल आती देख इसने कॉलर आईडी चेक की और हवेली से कॉल आते देख इसने कॉल उठाई। हाशिम अलिशबा से बात करके इसका जवाब सुनकर काफ़ी मुतमईन था। अब सिर्फ एक मसला था, वो था अरकम को पहले मनाना और फिर हदीस साहब से बात करना। कश्यप अपनी क्लास से बाहर निकली तो अरकम बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। कश्यप इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। अरकम भी सीधा होता मुस्कुराया और इसके साथ चलने लगा। कश्यप लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, अरकम भी इसके साथ ही लाइब्रेरी में आ गया। कश्यप ने अपनी असाइनमेंट के लिए कुछ किताबें यहाँ से ढूंढकर इसका मटीरियल कॉपी करना था और जैसे जैसे किताबें उठा रही थी अरकम वैसे वैसे इससे किताबें लेकर खुद ही पकड़ रहा था। कश्यप ने मुस्कुराते हुए जल्दी से बाकी मतलूबा किताबें ढूंढकर अरकम को पकड़ाई और लाइब्रेरी के कोने में मौजूद टेबल पर बैठ गई। इसने अपना काम शुरू किया तो अरकम ने बोर होते हुए इसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपने बैग से पेन और रजिस्टर निकालकर इस पर अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगा और कश्यप मुंह खाने लगा जिसे देखकर कश्यप को दिखाने लगा, जिससे देखकर कश्यप ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए आंखें दिखाई। इसका काम करना देखकर मगर अरकम भी खासा ढीठ साबित हुआ। एक मिर्च बनकर इस पर कश्यप का नाम लिखा तो कश्यप ने तिलतमाते हुए कागज का रजिस्टर से फाड़कर इसकी तरफ फेंका और टेबल के नीचे से जोर से अपना पाँव मारा तो अरकम ने बड़ मुश्किल अपनी चीख रोकी। कश्यप ने अपना काम छोड़कर कागज पर बेंगर बनाया और इस पर अरकम का नाम लिखा तो अरकम इसे घूरते हुए कागज फाड़ दिया। अब वो दोनों सब्जियां बनाकर एक दूसरे का नाम लिख रहे थे और कागज फाड़ रहे थे। लाइब्रेरियन जो कब से इन दोनों को देख रहा था आखिर तंग आकर लाइब्रेरी से निकाल दिया। तुम दोनों फौरी लाइब्रेरी से बाहर निकलो। वो दोनों लाइब्रेरियन की आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी जगह से उठे और लाइब्रेरी से बाहर आए। लाइब्रेरी से बाहर आकर दोनों हंसने लगे। वो आज 1 हफ्ते बाद सबके साथ नाश्ता कर रहा था, वरना तो मुंह अंधेरे ऑफिस के लिए निकल जाता और रात को वापस आता और जब सब सो जाते। शाहजैन अब तो वो चली गई है, छोड़ दो इसकी जान, अपनी हालत देखो तुमने क्या बना ली है, वो भी किसकी खातिर, एक मामूली सी काम वाली की खातिर। बस मोम वो मेरी बीवी है और वो जहाँ भी है मैं इसे ढूंढ लूँगा। आपको मेरी खातिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है, हूर को मेरी बीवी बनाने की खातिर कम अज़ कम इज्जत ही बना देती। सहर बेगम के हूर के खिलाफ बात करने पर वो भड़क गया। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए तो मैं चाहती हूँ तुम ईशा से शादी कर लो, खुश हो जाओ और भूल जाओ इसे। वो शरीन से लहजे में बोली, मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में मज़ीद किसी की गुंजाइश नहीं। ये आप जितनी जल्दी समझ आए तो बेहतर है। इनकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुरा कर बोला, सहर अब इस पर मज़ीद कोई बात नहीं। तैमूर साहब ट्रक तेजे में बोले तो सहर बेगम ने गुस्से से ला पीट लिया। ठीक है, अगर आपको इस पर बात नहीं करनी तो फिर मुझे आपसे भी एक ज़रूरी बात करनी है। कल मुझे मिसिस हाशिर की कॉल आई थी, वो अपने बेटे हज़ैफ़ा के लिए कश्यप का रिश्ता लाना चाहती हैं और मुझे इसका बेटा भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं मिली थी इससे और कश्यप की बर्थडे पार्टी पर भी इस वजह से मैंने इन्हें हाँ कर दी है। वो अतवार को रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सहर बेगम बोली तो इसके साथ बैठी कश्यप का रंग लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ा। सहर, तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था और सबसे बड़ी बात तुम्हें कश्यप से भी राय लेनी चाहिए। वो कश्यप का उड़ता रंग देखते हुए संजीदगी से बोली, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मॉम, अगर आप कश्यप से पूछ लेती तो अच्छा था। बिल्कुल नहीं, तुमने अपनी मर्जी कर ली, लेकिन कश्यप का रिश्ता मैं अपनी मर्जी से करूँगी। मॉम, जहाँ मेरी बहन कहेगी इसका वहीं शादी होगी। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कश्यप की ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता बांध दिया जाए। वो संजीदगी से बोल उठा और कश्यप से बात करने का सोचकर कमरे में चला गया। वो मेरी बेटी है और इसकी शादी मैं अपनी पसंद से करूँगी।
मैं तुम्हारी जिद की वजह से अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें फ़ौरन फ़ोन करके मना कर दो। और वैसे भी इसका बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और वो जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो मेरी बेटी को कैसे हो सकती है। तैमूर साहब क्रक लेजे में बोले और उठकर चले गए। हाशिम आज हिम्मत करके अरकम से बात करने इसके घर आया तो वो तकरीबन 1 घंटे से बाहर खड़ा अंदर जाने का सोच रहा था। फिर आखिर हिम्मत करके इसने दरवाजे की बेल बजाई तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला, और गार्ड इसे जानता था। जब वो शहर आया था तब इसे घर में रहता था। गार्ड ने इसे अंदर आने दिया तो वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर की जाने बढ़ने लगा। वो हाल में दाखिल हुआ तो इसे काम करने वाली दिखाई दी। इसने इसे अरकम को बुलाने का कहा और खुद हाल में बैठ गया। अरकम जो अभी अपनी असाइनमेंट बनाकर फारिग हुआ, कमरे का दरवाज़ा नॉक करके काम वाली अंदर दाखिल हुई और इसे नीचे हाशिम के आने का बताया तो वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और तनी हुई रगों के साथ नीचे की तरफ बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ़ौरन निकलो यहाँ से। बाबा ने सिर्फ तुम्हें माफ़ किया है, मगर हमने नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, फ़ौरन निकलो।